एंड गुड मॉर्निंग। आप सभी का आराधना की दृष्टि चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। कल हमने आप लोगों को वर्णमाला पढ़ाया हुआ था, जिसमें वर्ण के बारे में बताया था और वर्णमाला से संबंधित आप लोगों को स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ाया हुआ था। तो फिर से हम आप लोगों को याद दिला दें कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों की व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे स्वर। ठीक है, तो आप लोग इसको हेडिंग डालिए, स्वर। स्वर कहते किसे हैं, पहले इसको समझिए। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर। बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों को हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। ठीक है, अब स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है वो 6 आधारों पर किया गया है, जिसमें पहला आधार है आपका मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर लिखिए हर्ष स्वर। तो इसमें लिखिए हर्ष स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे कौन से स्वर हैं? आ, ई और उ। छोटा आ, छोटी ई और छोटा उ, ये हमारे कौन से हैं स्वर? हर्ष स्वर हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम हर्ष स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ और आ। इसमें चंद्रबिंदी नहीं होगी। ठीक है, तो हर्ष स्वर कौन है? जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ और आ आदि। प्लुत स्वर समझिए किस अब है थर्ड नंबर पे लिखिए प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे उदाहरण समझिए, ठीक है, इसका प्रयोग अधिकतर हम नाटक या संवादों में करते हैं। आपने देखा होगा कि गांव में जो लोग होते हैं तो वो अपने बच्चों के जो नाम को इसी तरह के पुकारते हैं। जैसे कल्लू नाम है तो
तो वो कैसे बोलेंगे? कलुआ, है ना। तो ये क्या हो गया? हमारे प्लुत स्वर हो गए। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग इसको नोट कर लीजिए। पहला है मात्रा उच्चारण काल के आधार पर, जिसमें हर्ष स्वर है, दीर्घ स्वर है और प्लुत स्वर है। इसमें एक मात्रा का समय लगता है हर्ष में, दीर्घ में 2 मात्रा का, और प्लुत स्वर में दीर्घ से भी अधिक मात्रा का समय जिसमें लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। सेकेंड नंबर पे आप लोग लिखिए, जीव के प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। जीव के प्रयोग के आधार पर किस तरीके से? पहला आप लोग लिखिए अग्र, पहला आप लोग लिखिए अग्र, सेकेंड लिखिए मध्य और थर्ड नंबर पे लिखिए पश्चिम। अग्र, अग्र में समझिए क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्रभाग प्रयोग में आता है उसे अग्रभाग कहा जाता है। उदाहरण में समझिए, इसमें क्या है? छोटी ई, बड़ी ई और ए और ऐ। ठीक है, इसमें क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्रभाग प्रयोग में लाया जाता है उस हम स्वरों को क्या कहते हैं? अग्रभाग कहते हैं। उन स्वरों को हम जीव के प्रयोग के आधार पर अग्रस्वर कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं अग्रस्वर, इसको कहते हैं मध्य स्वर, इसको कहेंगे पश्च स्वर। ठीक है, अग्रस्वर कहा जाता है। ठीक है, अग्रस्वर कौन से होते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। सेकेंड लिखिए आप लोग, सेकेंड है मध्य स्वर। तो इसमें होगा जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का पश्च भाग प्रयोग में आता है उसे पश्च स्वर कहा जाता है। उदाहरण, वो कौन से होते हैं स्वर? आपका होता है सिर्फ आ। मध्य में कौन सा होता है? आ। इसमें पश्च लिख दिया हमने, यहाँ पे पश्च भाग नहीं होगा, इसमें होगा जीव का मध्य भाग। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का मध्य भाग प्रयोग में आता है उसे हम मध्य स्वर कहते हैं, उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में मध्य स्वर कौन सा है? आ, जो हमारे जीव के मध्य में रहता है। आप लोग भी बोल के देखा करिए कि जैसे आपने बोला आ, तो ये हमारे जो जीव है, जीव के बीचों बीच है। ठीक है ना, मध्य मतलब बीच में है। तो ये कौन सा है वो स्वर? ये है छोटा आ। अब पश्च स्वर लिखिए कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण करते समय या उच्चारण में जीव का पश्च भाग प्रयोग में आता है तो उसे
पश्च स्वर कहा जाता है। उदाहरण में समझिए, जैसे कौन से वो स्वर हैं, जैसे बड़ा आ, छोटी ई, बड़ा ऊ और ओ, औ और आ, जिसमें चंद्रबिंदी नहीं होगी। ठीक है, फिर से समझ लीजिए इसको। जीभ के प्रयोग के आधार पर कैसे होता है। पहला है अग्र स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में अग्रभाग का प्रयोग, अग्रभाग प्रयोग में आता है, उसे हम अग्रस्वर कहते हैं, उसे अग्रस्वर कहा जाता है। उदाहरण छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। ठीक है, फिर है बद्ध स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग प्रयोग में लाया जाता है, उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। तो मध्य स्वर में कौन सा स्वर है, वो छोटा आ। पश्च स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला जो भाग होता है, उसे हम जब प्रयोग में लाते हैं, पश्च मतलब पीछे का, ठीक है, मध्य मतलब बीच में, अग्र मतलब आगे का। तो पीछे का भाग जिन स्वरों में प्रयोग में लाते हैं, जीभ का पिछला, तो उसमें पिछले वाले में जो स्वर निकलते हैं वो हमारे निकलते हैं बड़ा आ, छोटी ई और बड़ा ओ, औ और आ। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। थर्ड नंबर पे इसको पढ़िए आप लोग। पहला था मात्रा उच्चारण काल के आधार पर, सेकंड है जीभ के प्रयोग के आधार पर, अब थर्ड है हमारा मुख द्वार या मुख विवर खुलने के आधार पर। इसको समझिए। सबसे पहले इसमें लिख लीजिए विवरण। तो इसमें क्या होगा, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, उसे विवृत स्वर कहा जाता है। उस उदाहरण समझिए इसका, कौन सा वो स्वर है, इसको उदाहरण नहीं कहते, इसमें यह है कि जैसे, ठीक है, जैसे, इसमें भी जैसे लिखा हुआ है, उदाहरण, इसमें उदाहरण हटा के जैसे लिखिए। ठीक है, तो ये हमारा जैसे क्या है, कौन सा हमारा स्वर खुलता है, बड़ा आ। जब हम बोलते हैं ना, विपरीत जो स्वर कौन से होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, पूरा आप बोल के देखिए, बोलो आ, इसमें पूरा हमारा मुख द्वार खुला है, तो हमारे मुख से क्या निकला, आ। तो ये हो गया मुख द्वार जो पूरा खुलता है, उसे हम विपरीत स्वर कहते हैं। तो आप लिखिए कौन सा वो स्वर है, बड़ा आ। अब आप हेडिंग डालिए अर्ध विपरीत। अर्ध विपरीत इसमें क्या होता है, अभी हम साइड में हो जाएंगे तो आप लोगों को दिखाई देगा। जिन स्वरों के उच्चारण करते समय या उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं। जैसे कौन से वो स्वर हैं, आ, ए, औ और आ, इसमें चंद्रबिंदी नहीं होगी। ठीक है, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको देख लीजिए। अर्ध विपरीत कौन से होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण
उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उसे अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं, जैसे आ, आए, आओ और आ। जब हम इसको बोलेंगे ना, मुख द्वार इसमें आधा खुलता है, बोलिए आ यानी कि थोड़ा खुला। बड़े आ में कैसे खुल रहा था, आ यानी कि पूरा खुल रहा था। छोटे आ में कैसे खुल रहा है, आ। ठीक है, फिर आप बोलिए आए, आए में भी हमारा आधा खुल रहा है। बोलो आओ, तो आओ में भी आधा खुल रहा है और आ। ठीक है, इसमें चंद्र बिंदी को हम इसको पूरा मुख द्वार से नहीं बोलते हैं। ठीक है, इसमें चंद्र बिंदी नहीं लगी ना, चंद्रमा बना है, ये होता है आ, तो इसको हम इसमें पूरा नहीं बोलेंगे। जब बड़ा आ होता है तो उसको बोलते हैं आ, उसमें खुलता है ये पूरा। फिर आप लिखिए विपरीत, अर्ध विपरीत। अब लिखिए अर्ध समृद्ध, इसको समझिए। जिन स्वरों के उच्चारण करते समय या उच्चारण में आधा या बंद, ठीक है, आधा या इसमें होगा, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार या बंद आधा भी रहता है और बंद भी रहता है, खुलता है, उसे अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे वो कौन से हैं, ए और ओ। ठीक है, वो हमारे कौन से स्वर हैं, ए और ओ। अर्ध समृद्ध में क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा और बंद खुलता है उसे हम अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं, जैसे ए और ओ। अब आप लिखिए थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर होगा, ए बी सी डी। अब आप लिखिए समृद्ध। समृद्ध क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे आप लोग लिखिए छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, समृद्ध किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उसे हम समृद्ध स्वर कहते हैं, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ाते हैं फोर्थ नंबर। स्वरों का जो वर्गीकरण है वो 6 आधारों पर किया गया है, इसको आप लोग समझ लीजिए। हम आप लोगों को स्टार्टिंग से इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि जिससे आप लोगों को आगे परेशानी ना हो समझने में व्याकरण। फोर्थ नंबर लिखिए आप लोग। फोर्थ नंबर है ओंठ। ओंठ की स्थिति के
आधार पर, ऊंट की स्थिति के आधार पर, इसमें किस आधार पर किया गया है इसको आप लोग समझिए। नंबर 1 डालिए, आवृत्तमुखी। आवृत्तमुखी में किस तरीके से होगा, फिर सेकेंड हमारा होगा वृत्तमुखी। इसमें गोलाकार, इसमें जो होता है वो नहीं होते हैं, इसमें होते हैं। इसमें जैसे आप लोगों के प्रयोग में किए जाएंगे हैं, आ और इसमें होता है आ, अभी आप लोगों को बता रहे हैं। और इसमें जो होता है वो इसमें आएंगे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ और आ, इस तरीके से आएंगे। ठीक है, तो इसमें 2 हो गए आप लोगों के। एक हो गया आवृत्तमुखी, इसमें ऊंट की स्थिति के आधार पर। पहला है आप लोग लिखिए आवृत्तमुखी, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जो ओंठ है, ओंठ की जो स्थिति है वो गोलाकार या आवृत्त मुखी नहीं होते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई और ए और ऐ। ठीक है, इसको पहले आप लोग समझिए। ओंठ की स्थिति के आधार पर इस तरीके से वर्गीकरण किया गया है। पहला है आवृत्तमुखी, जिसमें जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जो ओंठ होते हैं वो गोलाकार नहीं होते हैं। इसको आप, वृत्त का मतलब आप लोग जानते होंगे कि गोल। ठीक है, तो आप इसीलिए समझिए इसको कि ये गोलाकार नहीं होते हैं। कि जब आप बोलते हैं आ, यानी कि थोड़ा खुल रहा है, गोल नहीं हो रहा है। बड़ा आ, इसमें भी नहीं हो रहा है। छोटी ई, बड़ी ए, ऐ, ये हमारे क्या होते हैं, गोलाकार नहीं होते हैं। और वृत्तमुखी में क्या होते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जो स्वर, इसमें ओंठ ना होके इसमें होगा स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जो स्वर गोलाकार होते हैं उसे वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। यहाँ पर भी आप लोग ऐड कर लेना, करते समय जो स्वर गोलाकार नहीं होते हैं तो उसे हम आवृत्तमुखी कहते हैं। और वृत्तमुखी, जिन स्वरों को उच्चारण करते समय जो स्वर गोलाकार होते हैं उसे हम वृत्तमुखी कहते हैं, वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे हमारा आएगा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ और आ। ठीक है, ये हमारे हो गए ओंठ की स्थिति के आधार पर। आवृत्तमुखी, जिन स्वरों को उच्चारण करते समय स्वर गोलाकार आवृत्तमुखी नहीं होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे आ, छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए, ऐ। और वृत्तमुखी, जिन स्वरों को उच्चारण करते समय जो स्वर गोलाकार होते हैं उसे हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आ। अब आप समझिए नेक्स्ट। अब है आप लोगों का हवा। हवा के नाक व
नाक व मुंह से निकलने के आधार पर किस तरीके से किया गया है इसका वर्गीकरण। सबसे पहले है निरनुनासिक स्वर, और हमारा सेकंड नंबर आएगा अनुनासिक इसमें क्या होगा, इसमें है आप लोगों का नरुनासिक स्वर हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर इसका वर्गीकरण क्या है किस तरीके से। पहला है आप लोगों का निरनुनासिक स्वर, कौन से होते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर निरनुनासिक स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय स्वर केवल हवा के माध्यम से मुंह से निकलते हैं, केवल के माध्यम से केवल मुंह से निकलने वाले जो स्वर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, निकलने वाले स्वर निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, छोटा आ, बड़ा आ और छोटी ई, ठीक है। इसको नीचे थोड़ा सा लिख देते हैं अनुनासिक को। इसको समझिए जरा, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। पहला क्या है, निरनुनासिक स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय स्वर केवल हवा के माध्यम से केवल मुंह से निकलने वाले जो स्वर होते हैं उनको हम निरनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ और छोटी ई, ये सिर्फ क्या होते हैं सर, ये सिर्फ हवा के माध्यम से केवल सिर्फ मुंह से निकलते हैं। और जब वो स्वर कौन से होते हैं, अनुनासिक स्वर, जो हवा के माध्यम से नाक और मुंह दोनों से निकलते हैं जब, तो उनको हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। इसको भी आप लोग लिख लीजिए। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जो स्वर हवा के माध्यम से नाक व मुंह दोनों से निकलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर। उदाहरण यहाँ पर लिख लीजिए इसका, जैसे कौन से वो होते हैं, जैसे आ,
इसमें चंद्र बिंदी होगी और ई। ठीक है, इस तरीके से ये होते हैं। जिसमें चंद्र बिंदी होगी ये हमारे कौन से होते हैं? अनुनासिक स्वर। इनका हम प्रयोग कैसे करते हैं? हवा के माध्यम से, नाक से भी और मुंह से भी। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जो स्वर हवा के माध्यम से नाक व मुंह दोनों से निकलते हैं उसे हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हमारा लास्ट बचा हुआ है, इसको भी आप लोग लिख लीजिए। अभी हमारा जो 6 नंबर है वो है, उसका वर्गीकरण किया गया है घोष के आधार पर। इसको लिखिए आप लोग 6 नंबर। घोषक के आधार पर सबसे पहले हम लोग इसको ये समझे कि घोष कहते किसे हैं। तो इसको आप लोग समझिए, जो घोष का अर्थ होता है घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों का कंपन। ठीक है, घोष के आधार पर। फिर अभी आपको समझा रहे हैं कि कैसे। तो पहले समझिए कि घोष का अर्थ क्या होता है? स्वर तंत्रियों का कंपन होना। ठीक है, अब इसको आप समझिए कि कैसे क्या होता है। जब कंपन होता है, जब तो सघोष, तो सघोष ध्वनियों में जब कंपन होता है, तो स्वर तंत्रियों में जब कंपन होता है, यहाँ पे होगा स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्रियों में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनि का निर्माण, तो सघोष ध्वनियों का निर्माण होता है। इसको आप लोग समझिए। ठीक है, घोषक के आधार पर कैसा किया गया? ये घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों का कंपन होना, और स्वर तंत्रियों में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियों का निर्माण होता है। और जो इस बात को भी याद रखिए, जो स्वर होते हैं, जो सभी जो हमारे स्वर होते हैं, स्वर क्या होते हैं? हमारे सघोष। इसको आप लोग याद करिए। अगर पूछा जाए कि स्वर हमारे कैसे होते हैं, तो याद रखिए स्वर हमारे सघोष होते हैं। तो आज हमने आप लोगों को वर्गीकरण समझाया है स्वर के। स्वर को 6 भागों में वर्गीकरण इसका किया गया है। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, और आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से हम आपको डेली नियमित रूप से पढ़ाते रहेंगे, और जो भी, इसीलिए हमने आपको सबसे पहला चैप्टर व्याकरण में वर्णमाला ही रखा है। इसी के अकॉर्डिंग हम आपको 1 बाय 1 चैप्टर पढ़ाते रहेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को वॉच किया करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।